वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं आर्या तिवारी आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था की आज से शुरुआत हो रही है, आज से इसका आगाज़ हो रहा है। बाकी सभी शुरू हो चुके थे, बाकी विषयों के हम लेक्चर छोटे छोटे आपको दे रहे थे, लेकिन ये शुरू ही नहीं हो पा रहा था। बार बार इसमें आकर गाड़ी अटक जा रही थी, तो आज से ये शुरू हो रहा है। ठीक, शुरुआत हो गई है और ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि हम सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर लेते। और सिलेबस को कंप्लीट करने का क्या मतलब है? देखिए, जनरल स्टडी में आप खासतौर पर अगर देखें प्रीलिम्स में, तो सिलेबस का कुछ था पता होता नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स दिए रहते हैं कि अच्छा इस एरिया से पढ़ लीजिएगा, और हम पूछ कहीं से भी सकते हैं। अब वो ये आप वहाँ शिकायत नहीं कर सकते कि आयोग ने सिलेबस से बाहर पूछा था, सिलेबस से ही पूछा जाता है, लेकिन आप प्रश्नों को कभी कभी हल नहीं कर पाते। उसके पीछे रीज़न ये होता है ना कि आपने पुराने प्रश्न पत्रों को ठीक से एनालाइज नहीं किया होता है। आयोग कैसे प्रश्न पूछता है ये आपको मालूम होना चाहिए, और इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको आधार बनाइए, उनसे अच्छा मार्गदर्शक आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी हम अपने पुराने लहजे में शुरुआत करते हैं, यानी पुराने प्रश्नों को हम पहले देखेंगे। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि समीक्षा अधिकारी के विगत जितने भी प्रीलिम्स हुए उसमें कैसे प्रश्न अर्थव्यवस्था से संबंधित पूछे गए, और उसमें हम तथ्यों को रटने की कोशिश नहीं करेंगे और न ही हम उत्तर जानने के लिए उतावले रहेंगे। ठीक है, उत्तर तो वहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है और आगे हम विस्तार से सारी चीज़ों को देखने वाले भी हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ तरीका मालूम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर दिए हैं, यहाँ नंबर आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, इन पर संपर्क कर लीजिएगा। देखिए, प्रक्रिया पूछेंगे ना तो यहाँ से बता दी जाएगी, उसके हिसाब से आप पेमेंट इत्यादि करके जुड़ सकते हैं। सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन मत करिएगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर देखिए पुराने प्रश्न हाजिर हैं, और पहला प्रश्न जो पूछा गया है ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों से जुड़ा हुआ है। अब पता लगा कोई अभ्यर्थी जो कि पुराने प्रश्नों को नहीं देखकर जा रहा है, पुराने प्रश्न पत्र से उसने कोई मदद नहीं ली है, सिर्फ सिलेबस देखा है, मेहनत उसने खूब की है। उसने क्या किया, रिजर्व बैंक का पूरा इतिहास और भूगोल पता कर लिया और ये मालूम कर लिया उसकी स्थापना, मुख्यालय, कैसे काम करता है, बैंकों का बैंकर है, लेकिन उसने गवर्नरों का जो कार्यकाल है, उनका जो समय है, उनका जो क्रम है, वो पढ़ा ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में वो इस प्रश्न को गलत करके आएगा और कहेगा कि रिजर्व बैंक के बारे में तो पढ़ा ही था, आयोग न जाने क्या पूछ लेता है। तो ये एक बात है, मतलब ये एक उदाहरण के तौर पे बताया जा रहा है कि नुकसान क्या हो सकता है PYQs को इग्नोर करने का। प्रश्न को देखिए, इसके पैटर्न को देखिए, इसमें कुछ गवर्नरों के नाम दिए, नाम आप देख रहे हैं। आपको इन्हें अरेंज करना है कि पहले कौन सा हुआ, यानी सबसे पुराना वाला इसमें कौन है और सबसे नया वाला कौन है। हालांकि सभी पुराने ही हैं, लेटेस्ट कोई भी नहीं है। तो डॉक्टर C रंगराजन है पहले, उसके बाद है IG पटेल, D सुब्बा राव और मनमोहन सिंह जी हैं। तो इसमें अगर आप देखिए तो उत्तर दे रखा है दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। समय भी देख लीजिए, 22 दिसंबर 1992। ठीक है, 22 दिसंबर 1992 से जो डॉक्टर C रंगराजन है वो अपना कार्यकाल शुरू करते हैं और समाप्ति इसकी होती है 21 नवंबर 1997 में। IG पटेल का कार्यकाल जो है वो सबसे पीछे वाला है, 1 दिसंबर 1977 यानी 1977 से ये स्टार्ट करते हैं और 15 सितंबर 1982 यानी 1982 तक इनका जो कार्यकाल है वो चलता है। D सुब्बा राव का समय है 5 सितंबर 2008 से लेकर 4 सितंबर 2013 तक का, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका जो समय है वो 16 सितंबर 1982 से लेकर 14 जनवरी 1985 तक का है। तो ये है पूरा इनका क्रम, और इसके हिसाब से जो B वाला विकल्प है वो ज़्यादा सही था। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का या भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, फायदे का स्रोत, जहाँ से लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्राप्ति का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सेवा क्षेत्र है, आप जानते ही हैं। बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में हर बार आप इस स्थिति को आंकड़ों के तौर पे भी देखते हैं, मतलब न्यूमेरिकल डाटा भी इस चीज़ को दर्शाता है, और ऐसे भी ये एक जानी पहचानी चीज़ है। तो यहाँ गलत करके नहीं आना है। अब इसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और जो तृतीयक क्षेत्र होते हैं उनके विषय में थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिएगा। सेवा क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे सरकार इसका लाभ लेती है, ये प्रक्रिया भी थोड़ी सी आपको पढ़नी। आगे हम इन चीज़ों को विस्तार से भी देखेंगे। अब देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि भारत के जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए और कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उनको आप क्या कहेंगे, कौन से उद्यम की श्रेणी में डालेंगे। तो इस तरह के जो उद्यम होते हैं वो सूक्ष्म उद्यम होते हैं, लघु नहीं होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे। इनका जो विनियोग होता है वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए तक की रेंज का होता है, और जो कारोबार होता है वो सिर्फ 5 करोड़ तक फैला होता है। किसी भी व्यवसाय के लिए 5 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं होते आज के समय में। तो ये सब सूक्ष्म उद्यम की श्रेणी में आते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि जो लघु सूक्ष्म और छोटे उद्यम है, इस तरह के जो MSME वाला सेक्टर है उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। इनकी जो रेंज है, मतलब कौन सा किस सीमा के अंदर आता है, ये सब मालूम होना चाहिए। इसके बाद अगला जो प्रश्न था वो अधिनियमों से संबंधित था। यहाँ हम इधर वाला कॉलम कंप्लीट करके तब साइड वाले में यानी दाहिनी ओर वाले में जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ आपको ये बताना था कि कौन सा इसमें से नॉट करेक्टली मैच है यानी मिस मैच है। तो देखिए, अधिनियम में पहला तो कंपनी एक्ट है यानी कंपनी अधिनियम, ये 2013 का है, जग जाहिर बात है। साझेदारी वाला जो है ये 1932 का है और वस्तु विक्रय अधिनियम जो है ये 1930 का है। लेकिन यहाँ जो ये संविदा अधिनियम की तारीख दी थी 1870, ये गलत है। तो यहाँ सही तारीख क्या होनी चाहिए? 1872। 72 होना चाहिए था, यहाँ सिर्फ 70 दिया है। अगला लिस्ट मिलान वाला है और लिस्ट मिलान वाला आधा ही प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा है, पूरा जो है वो नीचे तक दिया हुआ है। फिलहाल यहाँ कार्यक्रम दिए हैं और उनका शुरू होने का समय दिया है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, इसके बाद स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, जवाहर रोजगार योजना है और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। मिलान आपको करना था और मिलान इसका सरल है अगर आपको तारीखें पता है तो। देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है इसका समय है 1999, 1 अप्रैल 1999। ठीक, तो इसमें आप मिलान भी करते चलिए। देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का 1999 से मिला लिया। इसके बाद है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और इसका जो समय है वो 1997 का है, तो इसको आप मिला लीजिए ऊपर वाले से। जवाहर रोजगार योजना का जो टाइम है वो आप देखेंगे 1989 का है, 1 अप्रैल 1989, तो ये दूसरे वाले से मिल जाएगा। अब बचता है एक ही, तो ये चौथे से मिल जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया था कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी जो सिडबी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुख्यालय की स्थिति आपको बतानी है। तो जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनके मुख्यालय आपको पता होने चाहिए। ये लखनऊ में है, आप जानते ही हैं। इसके बाद देखें आगे, मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति का सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के कौन से वर्ग के लिए लाभकारी? तो जो लेनदार होते हैं उन्हीं को इसका ज़्यादा फायदा मिलता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका ए वाला सही था। अगला वाला ग्रीन बॉन्ड के बारे में है, हरित बॉन्ड की चर्चा हो रही है। अब आपको ये बताना होगा कि इसमें कौन सा कथन असत्य है यानी गलती कहाँ पर है। तो गलती इसके अंतिम वाले स्टेटमेंट में थी, बाकी सब तो सही है। जैसे कि जलवायु मित्र परियोजनाओं में ये निवेश इसका किया जाता है और सबसे पहले 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने इसको जारी किया था। इसके बाद हरित बॉन्ड जो है ये वित्तीय बाजार का नवाचार है, सही बात है। ये एक तरह की इनोवेटिव चीज़ है, मतलब कोई भी नया काम किया जाता है जो कि प्रगतिशील होता है तो उसको हम नवाचार की श्रृंखला में डालते हैं। लेकिन यहाँ कहा गया कि हरित बॉन्ड स्थित जो ब्याज प्रतिफल है उसके अल्पकालिक परिपक्वता निवेश के तौर पे हम इसे देखते हैं, तो ये जानकारी यहाँ पर गलत है। अभी हरित बॉन्ड के बारे में हम विस्तार से आगे कवर करेंगे, इसकी पूरी परिभाषा और इसकी जो प्रक्रिया है उसको देखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ फिर से लिस्ट मिलान करना है, एक तरफ बैंक और दूसरी तरफ उसके प्रकारों के नाम दिए हैं। तो यहाँ पर इंडियन बैंक का नाम दिया है, ICICI बैंक का नाम दिया है, सिटी बैंक है और साथ में सारस्वत बैंक। अब ये किस प्रकार के बैंक हैं? विदेशी बैंक हैं, देसी हैं, निजी क्षेत्र के हैं, किस प्रकार के हैं वही पहचान आपको करनी है। तो मिलान करना था, इसका मिलान करना सरल है, चौथा तीसरा पहला दूसरे के हिसाब से इसको मिला लेते हैं। ठीक है, 4 3 1 2। अब देखें यहाँ पे इंडियन बैंक जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का, ठीक, ICICI जो है ये निजी क्षेत्र का है, आप जानते ही हैं, और सिटी बैंक जो है ये विदेशी और साथ में सारस्वत जो है ये सहकारी। ऐसे करके मिलान करना था। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, इसमें पूछ लिया गया कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी वही MSP और बाजार मूल्य का अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये ब्लू बॉक्स सहायिका होती है, ठीक है, इसे पता होना चाहिए आपको। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? गरीबी को प्रदर्शित करने का और उसके इंडिकेटर के तौर पे बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ एक मानक नहीं होता है। लेकिन कभी भी परिवहन के साधनों की कम संख्या को हम इसके अंडर में नहीं लाते, क्योंकि परिवहन के साधन अगर कम है, मतलब पूरे देश में अगर देखा जाए तो परिवहन के साधन अगर घटते हैं तो इससे ये नहीं पता चलता है कि लोग गरीब हैं। हो सकता है कि परिवहन के जो निजी साधन थे उनका प्रयोग लोग करना कम कर दिए हों और इसके पीछे डीजल और पेट्रोल की महंगाई हो सकती है या सरकार का कोई प्रतिबंध या गाड़ियों की बढ़ती कीमत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और उसकी जगह पे वो जो सार्वजनिक परिवहन है, परिवहन के माध्यम है जैसे कि रोडवेज है या इस तरह की चीज़ें, तो उनका प्रयोग करने लगे हो, तो इससे भी संख्या घट सकती है। इसके पीछे गरीबी ही कारण हो या आवश्यक नहीं है। तो इसलिए इसका जो ए वाला विकल्प है वो इसमें सही इसकी जानकारी नहीं देता है और बाकी निरक्षरता का स्तर जो है वो गरीबी को दर्शाता है।
और स्वास्थ्य देखभाल तक आपकी पहुंच नहीं हो पा रही है तो माना जा रहा है कि भाई आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं। रोजगार के अवसरों में कमी, रोजगार के अवसर घटेंगे तो जाहिर सी बात है कि आमदनी का स्रोत जो है वो सिकुड़ेगा और इससे गरीबी बढ़ेगी। तो ये सब जो है ये सीधे सीधे गरीबी को दर्शाने वाले मानक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि आयात कर क्या है, मतलब आयात कर करता क्या है। तो व्यापार की मात्रा को घटाएगा। देखिए आयात कर जो है यानी बाहर से चीज़ें आ रही हैं उसी पर टैक्स लग रहा है, तो इससे क्या होगा, व्यापार प्रभावित होगा। जो कंपनियां अपना सामान बेच रही हैं या बाहर से अपना सामान हमारे देश में भेज रही हैं तो उनको इसका घाटा उठाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आयात कर लगेगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा। यहाँ एक बात समझ लीजिएगा, देखिए इकोनॉमी में कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ही बारीक होती हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि आयात कर अगर लगता है किसी चीज़ पर तो उसका कंपनी को घाटा कैसे उठाना पड़ेगा। कंपनी से सामान उस दाम में नहीं खरीदा जा रहा, लेकिन जब अपने देश में आ रहा है, जैसे मान लीजिए अमेरिका से आप कोई सामान मंगा रहे हैं, अब उसमें आपने क्या किया, कोई भी सामान ऑर्डर किया किसी विदेशी वेबसाइट से या अमेज़न की ही जो इंटरनेशनल वेबसाइट है वहाँ से, तो उसमें क्या होता है, कस्टम ड्यूटी लगती है। जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचता है या जहाँ भी जो सार्वजनिक परिवहन के माध्यम होते हैं, एयरपोर्ट ही होते हैं, वहाँ पे पहुँचता है तो कस्टम ड्यूटी उसमें कैलकुलेट करके तब उसका टोटल प्राइस आपको चुकाना होता है। या हो सकता है कि आपने जो उसका मूल मुख्य प्राइस है उसको चुका दिया है, जो कि बाहरी संस्था, विदेशी संस्था के द्वारा उस पर लगाया गया था। जब वो भारत में आता है तो आपका पैकेट आप तक पहुँचने से पहले कस्टम विभाग के हाथ से गुजरता है और उसके ऊपर एक अच्छी खासी कस्टम ड्यूटी लगती है जैसा सामान है, और वो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते में जाती है। तो सरकार को इसका फ़ायदा होता है, लेकिन जो कंपनियां सामान बेच रही हैं उसको इनका फ़ायदा, इस चीज़ का फ़ायदा कहाँ से मिला, कस्टम ड्यूटी अब अमेरिकी कंपनियों को तो मिलेगी नहीं। तो ये बात है, यहाँ सब कुछ जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे में चलता है। तो उस आधार पर देखा जाए तो ये व्यापार की मात्रा को सीमित करता है। ठीक है, आयात कर क्या करता है, व्यापार की मात्रा को सीमित करता है। पहले क्या था, ये इम्पोर्ट ड्यूटी जो है ये बहुत सारे सामानों पर माफ़ थी, जैसे कि बच्चों के खिलौने एक सामान्य उदाहरण। अब बच्चों के खिलौनों पर भी इसको अप्लाई कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बाहर से अगर आप कोई खेलने वाला सामान मंगाते हैं तो उस पर भी लगता है। इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि जो भारतीय खिलौने हैं, मतलब भारतीय खिलौना बाजार है, उसको प्रोत्साहित किया जाए और जो चाइनीज़ और विदेशी खिलौने हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए। तो ये एक बात। इसके बाद देखते हैं जीएसटी को। तो जीएसटी किस तरह का कर है बताइए, इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का पूरा एक गुच्छा है, मतलब एक पोटली है जिसके अंदर बहुत सारे जो अप्रत्यक्ष कर हैं उनको मर्ज कर दिया गया है, इसीलिए इसको लाया भी गया था। आगे है उरुग्वे दौर, आप भी जानते हैं ये गैट से संबंधित है। ठीक है, बैठक होती है यहाँ पे, कई सारे प्रतिनिधि राष्ट्र जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। अगला वाला देखिए, उत्पादन कीमत सूचकांक। अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ सूचकांकों यानी कुछ इंडेक्सेस जो हैं उनको पता कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि उत्पादन कीमत सूचकांक किस चीज़ को नापता है, पूछा गया है आपसे। तो ये असल में जैसा नाम है वैसा ही काम है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को नापता है। प्रश्न में विकल्प भी मिलते जुलते हैं, तो इसमें उत्पादन से सिर्फ आप गेस नहीं कर सकते, आपको सही सही मालूम होना चाहिए। तो ये वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, एवरेज जो उसमें चेंजेस आते हैं, उसका मेजरमेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं होता है। तो दलाल सट्टेबाज नहीं होता है, बाकी सब तो सट्टा लगाते ही हैं, जैसे कि तेजड़िया और मंदड़िया, बुल और बियर का जो कॉन्सेप्ट है, और स्टैग जो है वो भी शामिल है। अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में, सारांश के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई। तो मानव विकास को मान्यता दी गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को तवज्जो दी गई थी। तो ये सब हमने देखा। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नाबार्ड के संबंध में कौन, यहाँ जो कथन दिए हैं उन पर विचार करके बताइए कि सही कौन सा है। तो कहा गया कि नाबार्ड संसद के अधिनियम के द्वारा 1982 में स्थापित हुआ था और यह केवल कृषि की साख की सुविधा प्रदान करता है। तो इसमें देखिए वो सिर्फ कृषि की साख तक ही सीमित नहीं है, नाबार्ड का दायरा व्यापक है, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है उसमें एक एक्सट्रीम लेवल का स्टेटमेंट दिया हुआ है, केवल, ओनली। इस तरह के जो कथन होते हैं आमतौर पे गलत सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन गलत सिद्ध होंगे ही इसकी कोई गारंटी नहीं। फिलहाल ये गलत है, पहला सही है और इसीलिए ए इसका उत्तर है। अगले वाले प्रश्न में पूछ लिया गया कि लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट और मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे इधर वाला क्यों नहीं बताया जा रहा है, तो इधर वाला हम एक क्रम से ऊपर से देखेंगे फिर। तो लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट और मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, ध्यान से देखें। तो ये 25 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 25 से ज़्यादा होनी चाहिए और 5 करोड़ रुपए से
कम होनी चाहिए। 5 करोड़ रुपए से अधिक अगर रहेगा तो वो इस रेंज में नहीं आएगा। इसके बाद अब यहाँ लिस्ट मिलान करना है। तो लिस्ट मिलान में आपसे इसमें दिया हुआ है कैपिटल गेन, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल गेन टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, इसके अलावा कस्टम ड्यूटी है और कारपोरेट टैक्स है। यहाँ पर आय है, फैक्ट्री निर्मित जो वस्तुएं हैं वो आती हैं, आयात है और संपत्ति विक्रय है। तो इसमें ए वाला सही था, उसी हिसाब से मिला लेते हैं। तो मिलाने का देखिए, इसमें कैपिटल गेन टैक्स जो है ये संपत्ति विक्रय से जुड़ा हुआ है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का संबंध जो है वो फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं से है। ये वस्तु यहाँ पे आ गया है, इसको इधर रहना चाहिए था। कस्टम ड्यूटी जो है ये किससे जुड़ी है? आयात से जुड़ी है, सीधी बात है। और इसके बाद देख रहे हैं आपकी कारपोरेट टैक्स, इसका संबंध सीधे सीधे आमदनी से, ये है इसका मिलान। और ऐसे जो लिस्ट मैचिंग वाले प्रश्न होते हैं उसमें एक चीज़ फायदेमंद होती है कि अगर कोई एक पते की बात आपको मालूम है तो आप आराम से पूरे उत्तर को कैप्चर कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप इतना जानें कि कॉर्पोरेट टैक्स असल में क्या होता है तो बहुत आराम से आप डी वाले का पहला चुनेंगे, और डी वाले का पहला सिर्फ इसमें ए में ही दिया है तो आप इसे चुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी। साफ साफ दिख रहा है 1998-99। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके बाद देखें पीली क्रांति। अब जितनी भी रंग की क्रांतियाँ हुई हैं ना, रंगों से इनका संबंध, और प्रत्येक रंग जो है किसी खास क्षेत्र को दर्शाता है। जैसे कि रजत क्रांति है, सुनहरी क्रांति है, पीली क्रांति है, भूरी क्रांति है, इस तरीके से। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? ये तिलहन उत्पादन से। तिलहन यानी तेल उत्पादित करने वाली जो फसलें होती हैं, जैसे सरसों है एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो तिलहन उत्पादन से इसका संबंध है। अब हम वापस वहीं पर पहुंच गए हैं जहां से हमने आरंभ किया था। हमने टेबल का दाहिनी तरफ वाला हिस्सा देखा था। टेबल का मतलब है 2 हिस्से में बटा हुआ ये पृष्ठ है और 2 कॉलम बने हुए हैं। तो अब जो इसका बाईं तरफ वाला हिस्सा था हमने देखा था, माफ कीजिएगा, दाहिनी तरफ वाला नहीं देखा था। और दाहिनी तरफ वाले से हम फिर से नीचे तक जाएंगे देखते हुए। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को आपको मिलाना है। ये पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़ा हुआ है। हर पंचवर्षीय योजना किसी न किसी मॉडल पर आधारित थी। उस मॉडल को आधार बना के उसे डिज़ाइन किया गया था, प्लान तैयार किया गया था। तो यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पंचवर्षीय योजनाएं हैं। कौन सा मॉडल होगा वो आपको मिलान करना होगा। जैसे कि एस चक्रवर्ती मॉडल है, हेराल्ड डोमर मॉडल है, अशोक रुद्र मॉडल है, और महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जो अपना मॉडल था वो है। तो मिलान आपको करना था और मिलान आसान है, इसमें आराम से आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी, और दूसरी वाली जो है वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पे आधारित थी। तीसरी वाली जो है वो एस चक्रवर्ती मॉडल पे, और चौथी वाली जो है वो अशोक रुद्र के मॉडल पे आधारित थी। इस तरीके से हमने इसे मिलान किया। मतलब ये है कि जितने भी 5 ईयर प्लान है, कुल मिलाकर 12, तो उन सभी के बारे में आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर कहा गया कि एक किसान है जिसके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक की जोत है, मतलब एक रेंज आपको दी, तो इसे कौन सी श्रेणी का कृषक माना जाएगा? तो ये जो श्रेणी है 1 से 2 के बीच के, ठीक है, हेक्टेयर जो है ये क्षेत्रफल को नापने का मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 1 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच की जो रेंज आती है ये लघु कृषकों की होती है। इतनी ज़मीन जो छोटे किसान होते हैं, छोटे में जो कृषक हैं उनको लघु कृषक कहा जाता है, तो उनके लिए होती। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 में निम्नलिखित में से किस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है? तो किस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP, और इस मामले में अक्सर सरकार जो है वो मौन व्रत धारण कर लेती। अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको इसमें से बाहर करना है, यानी बाकी सब सही है तो वो डेट भी आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, इसमें महिला समृद्धि योजना है, महिलाओं से संबंधित जितनी भी पुरानी और नई स्कीम है वो सब दी हुई हैं। तो महिला समृद्धि योजना है, इसका समय ध्यान से देखिएगा, 1993 यानी 1993। महिला स्वशक्ति योजना, महिला स्वशक्ति योजना 1998, और महिला साम्राज्य योजना ये है 1989, लेकिन डी वाला जो है वो गलत दिया है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना जिसका कि संबंध महिलाओं और छोटे बच्चों से है, तो यहाँ पर इसे देखें 2003 की ये स्कीम नहीं है बल्कि 2018 की है, और 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पे इसे लॉन्च किया गया था राजस्थान के झुंझुनू से। ये इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बाकी इसमें देखें आप डेट का संशोधन कर दीजिए, 2018। अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय की परिभाषा के अंतर्गत आता है या फिर आते हैं, यानी एक से ज़्यादा हो सकता है? तो ब्याज आय है, लाभांश है जिसे कि आप डिविडेंड कहते हैं, और फॉरेक्स गेन है जिसे कि विदेशी मुद्रा लाभ हिंदी में कहा जाता है। तो अब बताइए इसमें से कौन कौन से इसकी परिभाषा के दायरे में आते हैं?
जाहिर सी बात है तीनों आएंगे। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? समायोजित सकल आय की हो रही है, तो उसमें तो ये तीनों ही आ जाएंगे ना। ब्याज आय आएगी ही, उसको हम बाहर नहीं कर सकते। डिविडेंड को बाहर कर देंगे तब तो कुछ बचेगा ही नहीं, और फॉरेक्स गेन इसके अंदर होता ही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी इसका सी वाला। अब देखिए मौद्रिक नीति के विषय में कहा गया। मौद्रिक नीति असल में क्या है? तो पहली चीज़ तो ये एक उपाय है, समस्या का समाधान करने का उपाय है, और ये प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु लाई जाती है। मौद्रिक नीति बनाने का काम कौन करता है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ठीक है, भारत में मौद्रिक नीति बनाने का काम किस संस्था के जिम्मे है? ये आपके लिए प्रश्न है। ये करती क्या है? तो प्रभावी मांग को नियंत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय सुझाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य के लिए किया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके द्वारा जो ऋण दिए जाते हैं उसका इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जा सकता है? ऐसा नहीं है कि वहाँ से आपने पैसा उधार ले लिया और उसको मनमाना खर्च कर रहे हैं। उसका भी एक दायरा है कि आप वहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो उधार लिया जाता है ना, इसके पीछे कारण क्या होता है? भुगतान संतुलन में जो कमी होती है उसको पूरा करने के लिए, और ये कमी अस्थायी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पैदाइशी डिफाल्टर, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में यहाँ पर कुछ कथन है। उसमें से सही कौन सा है ये आपको बताना है। तो दो ही कथन है, आराम से देखिएगा। यहाँ बात किसकी हो रही है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के बारे में। तो पहला कथन ये कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का ये एक सहायक है और 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो दोनों ही सही है। हालांकि इस संस्था के बारे में थोड़ा सा हम आगे और डिटेल में देखेंगे, यहाँ पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखने लगेंगे तो एक ही प्रश्न में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखा कि एक संस्था से, कोई भी एक इंश्योरेंस से जुड़ी हुई या आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई भी एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उससे जुड़े हुए प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्नों को पूछने का तरीका ये भी हो सकता है। फिलहाल सी वाला इसका सही है। अगले प्रश्न को देखें। यहाँ देखिए, कहा गया कि निम्नलिखित उपायों पर विचार करिए और इन्हें आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए उपाय अपनी ओर से लगाता है। और इसमें से कौन कौन से उपाय रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं? तो पहला है बैंक दर में वृद्धि, दूसरा है नगद आरक्षित अनुपात जो है उसको बढ़ा देना, संवैधानिक तरलता अनुपात जो है इसमें वृद्धि, और चौथा वाला है सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। तो इसमें से क्या प्रयोग में लाया जाता है? यहाँ बात हो रही है मुद्रास्फीति की, उसको नियंत्रित करना है। आप होते तो क्या करते? तो आप होते या कोई भी होता तो यही करता है कि इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा उपाय जो है उसको आजमा लेता। यहाँ आप देख रहे हैं बैंक दर में वृद्धि, नगद आरक्षित अनुपात और तरलता अनुपात, इन सब में वृद्धि। ठीक है, लेकिन सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय से इसका कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है, और इसीलिए हम इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुनते हैं। इसके बाद आप देखें लाभ मात्रा अनुपात। ठीक है, लाभ मात्रा अनुपात में सुधार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यहाँ आप ध्यान से देख रहे होंगे, बिक्री कीमत में वृद्धि के द्वारा किया जा सकता है, बिक्री मिश्रण जो है उसी को बदल दीजिए, या परिवर्तनशील लागत को कम कर दीजिए। और ये तीनों ही उपाय आजमा के आप सुधार ले आ सकते हैं। जो मात्रा अनुपात है, लाभ मात्रा अनुपात है, उसमें उल्लेखनीय सुधार आ सकता है, और इसीलिए सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ कहा गया कि परिवहन, संचार और वाणिज्य, परिवहन यानी जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अलावा संचार और वाणिज्य, ये तीनों क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? तो टर्शियरी सेक्टर है और कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसमें सी वाले क्षेत्र को, मतलब सी वाला जो प्रश्न में विकल्प दिया हुआ है उसको हम चुनते हैं। पीछे भी आपसे कहा गया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जो है उनसे संबंधित जो कामकाज हैं, उद्योग धंधे हैं, या जो कुछ भी उसके अंतर्गत आता है वो सब आपको पता होना चाहिए। अगले वाले प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय रुपए को पूर्ण खाते में, माफ कीजिएगा, भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था, ये कब किया गया था? समय आप देख रहे हैं 1994। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता और सलाहकार कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और कोई हो ही नहीं सकता है। ये बैंकों का बैंकर है और सरकार का भी बैंकर है। शुद्ध निर्यात बराबर होता है, किसके बराबर होता है बताइए? तो निर्यात में से आयात को घटा दीजिए तो आपको शुद्ध निर्यात मालूम हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात को नहीं करती है? या आप ऐसे पूछ सकते हैं इसे कि कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है, यानी सहभागी नहीं है।
तो इफ़को जो है ये इस मामले में सहभागी नहीं है। बाकी जितने हैं वो हैं, जैसे कि नेफेड है, स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है या एमएमटीसी है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रश्न हमने देख लिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है, न तो पूंजीवादी है न पूरी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था का रूप है। दोनों का मिला जुला रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी जो समय है ना, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो उसमें ये पूंजीवाद की ओर ज़्यादा झुकती जा रही है, यानी संपत्ति का संकेंद्रण जो है वो कुछ खास अमीरों के पास इकट्ठा होता जा रहा है और ज़्यादातर आबादी गरीबी की शिकार बन रही है, और ये एक तरह से सामाजिक असंतोष को बढ़ाने वाला काम। अगले प्रश्न में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में कुछ 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको ये बताना होगा कि इसमें से सही कौन सा है। तो कहा गया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2001 में शुरू की गई थी। अब यहाँ समय देखिए, यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समय अनुकूल, यानी समय के हिसाब से साख और समर्थन देती है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो साख और समर्थन तो देती ही है, इसीलिए तो उसको लाया गया था। तो ये वाला कथन तो एकदम सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। तो आप बताइएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारी परीक्षाओं में रिपीट कर चुका है, तो ऐसे जो तथ्य हैं वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, ये कब से शुरू की गई थी। 2001 नहीं है, तो समय कौन सा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। लघु सूक्ष्म या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, यानी आप कह सकते हैं MSME डी जो है, मतलब ये एक तरह से अधिनियम था, और ये कब पारित हुआ था ये आपको बताना है। तो इसमें आप डेट देख रहे हैं, 2006 का समय था। ठीक है, समय जो है ना वो 2006 का है। ये अलग बात है कि बाद में इसमें बड़े बड़े काम किए जाते हैं, लेकिन पारित होने की जो तारीख है वो 2006 की है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उपभोक्ता सहकारी, यहाँ आप देखें, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, तो सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, सहकारी शब्द जब आता है तो इसमें सदस्यों का मिला जुला काम होता है, सहकार की व्यवस्था होती है, यानी साथ मिलकर हम काम करते हैं, तो सदस्यों के द्वारा ही इसे किया जाता है। अगला वाला देखिए, सेबी अधिनियम कब पारित हुआ था। सीधी बात है 1992। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी 2 दाल और तिलहनी वाली फसल है, यहाँ आप देख रहे हैं। तो इसमें मूंगफली। ठीक है, प्रश्न को जैसे मैंने पढ़ा है, उम्मीद है कि आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ जो लिखा है उसे आप देख रहे हैं और आपने इसे पहले भी देखा होगा। मतलब 2 दाल का तात्पर्य ये है ना कि मूंगफली को जब आप खोलते हैं तो वो 2 हिस्से में बढ़ जाती है ना, तो वो बात है। और ये तिलहनी फसल है, मूंगफली से तेल प्राप्त होता है, आप जानते ही हैं। तो 2 दाल वाली तिलहनी फसल, ऐसी इसमें से कौन सी है, तो ये मूंगफली है। बाकी जितने हैं वो 2 दाल में नहीं कन्वर्ट होते हैं। दाल का मतलब यहाँ दलहन से मत लीजिएगा, यहाँ टुकड़ों से तात्पर्य है। मूंगफली को आप देखिए 2 हिस्से में बढ़ जाएगी खोलेंगे तो वही चीज़। इसके बाद राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची में है, और कहीं हो ही नहीं सकता है ना। तो ये आपने यहाँ तक देखा, और यहाँ तक देखने के बाद अब जो PYQs हैं वो समाप्त होते हैं। जितने आवश्यक थे हमने देख लिए, इनसे गाइडेंस प्राप्त कर लिया कि हमें पढ़ना कैसे। अब आगे जो हमारे लेक्चर होंगे, आज का लेक्चर 27-28 मिनट का हो गया है, तो आगे जो लेक्चर होंगे उसमें हम जितने भी 1 लाइनर फैक्ट हैं उनको देखेंगे, प्लस एक एक कॉन्सेप्ट जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा उसे कवर करेंगे। तो आज ये पहला लेक्चर उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपने कुछ अभ्यास किया होगा। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन तो थी ही नहीं, सिर्फ प्रश्नों का अभ्यास हम कर रहे थे, लेकिन आगे हम व्याख्या के साथ विस्तार से इन चीज़ों को देखेंगे। तो लगातार बने रहिए और इससे नोट्स मेकिंग का काम कर लीजिएगा, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा। आप चाहें तो ये जो वीडियो में स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिखाई देता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं जिससे कि आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, बस आपको प्रयास करना है। तो तब तक के लिए नमस्कार।